गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। अपन राजस्थान जीके की एक लगातार सीरीज चला रहे हैं। राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं 9th 10th उनका आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज का जो क्लास है उसमें अपन मेवाड़ के जो राजवंश हैं उनके जो महत्वपूर्ण राजा हैं, कौन से राजा महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में किन का सवाल आता है, कैसा सवाल बनता है, उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले कल की क्लास में अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में पढ़ा था। तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अपन ने कुछ सिद्धांत पढ़े हैं, उनका एक बार रिवीजन करा दूं मैं आपको। कि वैदिक आर्यों की संतान डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया, सीवी वैद्य ने ये सिद्धांत दिया। फिर अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रप्रदाई की प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में दिया गया। इसके बाद में ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत डॉक्टर डी आर भंडारकर, बिजोलिया शिलालेख डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और महाराणा कुंभा की गीत गोविंद की टीका में है कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। फिर विदेशियों की संतान किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने बताया और वी स्मिथ ने बताया कि राजपूत विदेशियों की संतान है। और अपने लास्ट में कैलकुलेशन ये निकाला है कि जो राजपूत है वो विदेशियों या ब्राह्मणों से नहीं है, जबकि ये स्वयं भारतीय थे और ये आर्यों की संतान है। सभी इतिहासकार इस मत पे पहुँचे हैं कि जो राजपूत है वो आर्यों की संतान है। इसके बाद में आज का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, उसमें हम आज मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे, गुइल वंश है, उसके प्रतापी शासक कौन कौन से रहे उनका आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अपन मेवाड़ का क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर है, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे अपन मेवाड़ कहते हैं। गुइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में ही शासन किया है। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुइल के नाम से हुआ है। गुइल वंश की उत्पत्ति के बारे में गुइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। ये देखना मेन इंपॉर्टेंट, अबुल फजल ने इनके बारे में क्या बताया है? अबुल फजल ने कहा है कि जो गुइल है वो ईरान के शासक नौशेका, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईरान के शासक नौशेका से संबंधित है। ये बात बताई है इसने, अबुल फजल ने। और कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में कहा कि ये वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। और नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। अपन ने पहले देख लिया, मनोज नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण बता रहे हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुइल ने अपना शासन स्थापित किया। गुइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ? बप्पा हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक महान और प्रतापी शासक जो गुइल के बाद में हुआ उसका नाम है बप्पा राहुल, जिसका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक रहा। मेवाड़ पे जो राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यह आपको ध्यान रखना है। बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के जो शासक था मान मौर्य, उसको परास्त किया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जो बप्पा की राजधानी थी वो थी नागदा। ये आपको ध्यान रखना है, बप्पा की राजधानी का नाम है नागदा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी, और एकलिंग जी को अपन लकुलिश जी कहते हैं, इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बनवाया है? कैलाशपुरी में, बप्पा राहुल ने। एकलिंग जी गुइल वंश के कुल देवता हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम था कालभोज। क्या नाम था उसका? वास्तविक नाम है कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि है। आपको याद रखना है कि जो बप्पा है वो कालभोज की उपाधि है। वीर विनोद के रचनाकार कवि श्यामलदास जी ने कहा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, अपितु ये एक खिताब है, यानी कि जो बप्पा है वो एक उपाधि है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के पास सेवा में था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा जो राजा था वो चित्तौड़ का जो शासक मान मौर्य था उसकी सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और
जो शत्रु थे उनको सिंध तक खदेड़ दिया। बप्पा ने उनको सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार CV वैद्य ने इसकी तुलना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, CV वैद्य इतिहासकार का नाम है, CV वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चार्ल्स मार्टेल की तुलना किस शासक से की गई है, तो बप्पा से की गई है, बप्पा रावल से। और क्यों की है? क्योंकि इन्होंने शत्रुओं को सिंध तक खदेड़ दिया था। और ये तुलना किसने की है? CV वैद्य ने की है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बप्पा रावल के बाद में एक जो शासक हुआ, प्रतापी शासक, उसका नाम है जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। गुइल के ही एक वंशज जयद्रथ सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227, वेरी मोस्ट है, 1227 में भूताला के युद्ध में जो जयद्रथ सिंह ने 1227 में भूताला के युद्ध में दिल्ली के जो गुलाम वंश के शासक हैं सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। देख लो, एक छोटा सा राज्य उदयपुर, मेवाड़ का शासक दिल्ली के सल्तनत काल के राजा इल्तुतमिश को हरा रहा है। किसमें? 1227 के भूताला युद्ध में एक छोटे सा राजा दिल्ली की सत्ता को हरा रहा है, जिसका वर्णन अपन को जयसिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मद मर्दन में मिलता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयसिंह सूरी की किताब है हम्मीर मद मर्दन। ये इसमें हम्मीर इल्तुतमिश को कहा गया है, हम्मीर इल्तुतमिश को कहा गया है। मद मर्दन का मतलब है कि इल्तुतमिश का जयद्रथ सिंह ने मद मर्दन यानी घमंड को चकनाचूर किया। ये किताब है जयसिंह सूरी की। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। ये देख लो, आगे इसमें बताया गया है कि इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्रथ सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयद्रथ सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने की है। ये देख लो, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयद्रथ सिंह की प्रशंसा इन शब्दों में की है कि दिल्ली का जो गुलाम वंश के सुल्तान हैं, सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे जो प्रतापी शासक हैं वो राजा जयद्रथ सिंह हैं। उसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने स्वयं की है। इस प्रकार ये जयद्रथ सिंह प्रतापी शासक थे। उसके बाद में अगले जो शासक हैं अपने, वो है रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल सिर्फ 1 साल का है, 1302 से 1303 ईस्वी के बीच में। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान, इसकी कहानी लंबी चौड़ी है लेकिन अपन को शॉर्ट में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो चीज़ अपन को क्लियर करनी है। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ये ध्यान रखना चाहिए। कारण क्या रहा? जिसका एक कारण तो है अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। मेरी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। उसमें पहला कारण तो ये है कि उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है। दूसरा, चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता है, क्योंकि जब मालवा पर आक्रमण करना होता था तो दिल्ली से जब चलते थे तो चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए उसकी सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया। ये बात 1540 में यानी कि 200 वर्ष बाद में लिखी गई किताब मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी पद्मावत में लिखी है किताब, और ये बात 200 साल बाद में लिखी है। जबकि उसके जो समकालीन अलाउद्दीन खिलजी के जो समकालीन कवि थे, उन्होंने इस युद्ध का कारण
अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता बताया। जबकि 200 साल बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया कि जो 1540 में लिखी गई उसमें बताया गया कि अलाउद्दीन ने इस कारण से युद्ध किया है कि चित्तौड़ पे रतन सिंह की जो पत्नी है पद्मनी उसको प्राप्त करने के लिए, उन्होंने बताया कि रानी बहुत सुंदर थी, उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने युद्ध किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्राप्त कर देते हैं। कौन से मत को? पद्मनी वाले मत को डॉक्टर दशरथ शर्मा मान्यता देते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल, ये ध्यान रखना है, गोरा और बादल किसके सेनापति हैं? गोरा और बादल रतन सिंह के सेनापति हैं। वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? चित्तौड़ का नाम किरजाबाद रख दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुइल वंश के रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन है? उसका अंतिम शासक रतन सिंह है। और अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने युद्ध को जीतकर अपने पुत्र जो खिज्र खां था उसको मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद रख दिया। इसके बाद में अगले शासक हैं राणा हमीर। राणा हमीर का शासनकाल है 1326 से 1364 तक। 1326 से 1364 तक राणा हमीर ने शासन किया। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना की। जब रतन सिंह के बाद में खिजर का वहाँ राज्य स्थापित हो गया, वहाँ प्रशासक नियुक्त हो गए। उसके बाद में खिजर का थोड़े टाइम बाद में दिल्ली चला गया और झालोर के शासक थे मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। मालदेव सोनगरा को हराकर राणा हमीर ने वापस 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः अपना शासन स्थापित किया और वहाँ पे गुइल वंश की पुनः स्थापना की। क्योंकि सिसोदा का जो ठिकाना था वहाँ के राणा हमीर थे, इसलिए उसके बाद में जितने भी शासक हुए वो चित्तौड़ में सिसोदिया कहलाए थे। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। ये देख लो। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि राणा हमीर के बाद में जो सभी शासक हैं वो सभी सिसोदिया कहलाते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है? मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर है। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। इसकी संज्ञा, एक मिनट, हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को, जो राणा हमीर है उसको विषम घाटी पंचानन, ये भी उपाधि है इसकी। राणा हमीर की उपाधि है विषम घाटी पंचानन, यानी कि विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य जो खड़ा रहता है वो विषम घाटी पंचानन है। इसकी संज्ञा राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसमें दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। ये देख लो यहाँ पे, सिंगोली के युद्ध में जो बांसवाड़ा में स्थित है वहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया है। दिल्ली की सेना को हमीर ने हराया है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। इसके बाद में अगला शासक है राणा लाखा। महाराणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक रहा है। ये महत्वपूर्ण शासक हैं। महाराणा लाखा 1382 से 1421 तक इनका शासन है।
1382 में महाराणा लाका मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ मारवाड़ के, यहाँ देखना, मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाका के पुत्र चूड़ा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाका के साथ संपन्न हो गया। ये देख लो, 1382 में महाराणा लाका मेवाड़ का शासक बन गया। मारवाड़ का जो रणमल था उसकी बहन का विवाह, हंसाबाई का विवाह जो लाका है उसके पुत्र था चूड़ा, उसके साथ होना था। लेकिन परिस्थिति क्या हुई कि जब मारवाड़ के शासक रणमल की बहन का सावा मेवाड़ आया उसके पुत्र लाका के पुत्र चूड़ा के लिए, लेकिन जब वहाँ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि चूड़ा को मना करना पड़ा अपने पिता के सम्मान के लिए कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, तो फिर ये विवाह लाका के साथ तय हुआ। मगर इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। यदि आप लाका के साथ इसकी शादी कर रहे हो तो ये शर्त माननी पड़ेगी कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी होगा वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाका के योग्य पुत्र चूड़ा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेवाड़ का चूड़ा है उसको राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। और क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने अपने पिता के सम्मान में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी और सीसा की बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस समय एक बंजारे ने पिछोला जेल का निर्माण करवाया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पिछोला जेल का निर्माण एक बंजारे ने राणा लाखा के समय करवाया था। राणा लाखा के बाद में अगला जो शासक है वो है महाराणा मोकल। महाराणा मोकल का शासनकाल है 1421 से 1433 तक। महाराणा मोकल लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। जैसा कि शर्त में तय था कि हंसाबाई और लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही शासक बनेगा, तो इससे महाराणा मोकल उत्पन्न हुआ। और चूड़ा के बाद में महाराणा मोकल 1421 से 1433 तक शासन किया। महाराणा मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु में था, यानी कि छोटा था। अल्पायु का होने के कारण चूड़ा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, वो हंसाबाई चूड़ा पर संदेह करती थी, शक करती थी कि कहीं ये अपने बेटे मोकल को मरवाकर खुद राजा नहीं बन जाइए, तो वे मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। कौन? चूड़ा शक करने के कारण मेवाड़ को छोड़कर मांडू चला गया। 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा और मेरा ने, ये ध्यान रखना आप, जिलवाड़ा में 1433 में चाचा व मेरा ने मेपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। महाराणा मोकल की हत्या चाचा और मेरा ने जिलवाड़ा में कर दी। इसके बाद में मोगल के बाद में अगला शासक है महान शासक महाराणा कुंभा 1433 से 1468 तक। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक। मोगल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बन गया। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर, क्योंकि उस टाइम जो रणमल था मोकल का मामा, उसका मेवाड़ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। महाराणा कुंभा ने राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त किया और उसने मेवाड़ी सामंतों को विश्वास अर्जित किया। जो मेवाड़ के सामंत थे उनको विश्वास में लिया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभल को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। ये ध्यान रखना आपको कि कुंभा ने चित्तौड़ को और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? 1437 में। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। यह आपको ध्यान रखनी है। जो 1437 मिलाने वाले सवाल में आता है
कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है, किन के मध्य हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी जो मालवा का था उनके मध्य हुआ और महाराणा कुंभा की इसमें विजय हुई। इन्होंने महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया है? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया है। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई। इसमें भी कुंभा ने गुजरात को हरा दिया। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ के राजकुमारों से कर दिया। मारवाड़ की जो राजकुमारी थी उससे कर दिया अपने पुत्र रायमल का विवाह। मारवाड़ की राजकुमारी से इसका रायमल का विवाह कर दिया। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी वे गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंपानेर की संधि कब हुई है। चंपानेर की संधि 1456 में हुई है। महमूद खिलजी जो मालवा का था और गुजरात का कुतुबुद्दीन के बीच में चंपानेर की संधि हुई है। संधि क्या हुई है? संधि में ये तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि इससे पहले देख लो मालवा भी 1437 में इस कुंभा से हार गया था और नागौर उत्तराधिकार युद्ध के कारण गुजरात भी इस युद्ध कुंभा से हारा हुआ था। तो दोनों ने 1456 में एक संधि की, चंपानेर की संधि मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ने की। अपन दोनों साथ में युद्ध करते हैं और कुंभा पर आक्रमण करते हैं, उसे हराकर उसके राज्य को अपना आधा आधा बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया संधि के तहत में, मगर कुंभा की रणनीति दोनों शासकों में मतभेद पैदा करने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन कुंभा ने क्या किया? अपनी कूटनीति की सहायता से दोनों शासकों को आपस में लड़वा दिया और इस प्रकार से कुंभा की पराजय इसमें नहीं हुई और न ही उन दोनों को सफलता मिली। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण किया है। कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता मानता है। जो कविराजा श्यामलदास जी हैं वो बता रहे हैं कि कुंभा ने मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया है। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभस्वामी श्रृंगाचौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत हैं। कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी था। कुंभा एक विद्वान था और विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित, ये भी ध्यान रखना है कि कान्हा व्यास की किताब है एकलिंग माध्यमी। एकलिंग माध्यमी किताब है कान्हा व्यास की, ये आपको ध्यान रखना है। से ज्ञात होता है कि वे कुंभा की बात बता रहा हूँ मैं। इस एकलिंग माध्यम से क्या ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत, मीमांसा और सूड प्रबंध इसके ग्रंथ है। वेरी वेरी मोस्ट हैं। संगीत, मीमांसा और सूड प्रबंध महाराणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पे टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है। यह आपको ध्यान रखना है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि और उसके पुत्र महेश ने की है। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को ये उपाधियाँ इसकी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज, रावराय, दानगुरु, राजगुरु, परमगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों यानी कि उपाधियों से विभूषित किया गया है। ये इनकी
ये उपाधियां महाराणा कुंभा को दी गई हैं। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र, क्योंकि कुंभा पागल हो गया, अंतिम समय में कुंभा पागल हो गया और उसके पुत्र उदा ने 1468 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों आज हमने जो मेवाड़ के प्रमुख शासक थे उनका अध्ययन किया है। कल की क्लास में महाराणा कुंभा से जो आगे के शासक प्रतापी शासक हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप लगातार इसी तरह इस चैनल पे बने रहें। मैं आपको निश्चित रूप से निसंदेह रूप से सारगर्भित सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि RSSM बोर्ड और RPC के द्वारा राजस्थान जीके के जो सवाल आते हैं वो इन्हीं किताबों से आएंगे। आप इन्हीं किताबों का गहनता के साथ अध्ययन करें, आप निसंदेह सफलता को प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।